हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी की यूनिट 3 के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लेजिस्लेचर्स एंड लेजिस्लेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया एंड द सिविल सोसाइटी। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं डेमोक्रेसी में, उनके बारे में, और जो सबसे मेन इंस्टीट्यूशन है लेजिस्लेचर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, संविधानवाद पे। ठीक है। और हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द पावर एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के पास क्या शक्तियां होती हैं और उनके काम क्या होते हैं, क्यों जरूरी हैं पॉलिटिकल पार्टीज। रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। जो मीडिया है और सिविल सोसाइटी है, उसके बीच में आपस में क्या कनेक्शन है। चेंजिंग रोल ऑफ मीडिया एंड सिविल सोसाइटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अभी के समय में समकालीन भारत में मीडिया का और सिविल सोसाइटी का रोल कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Political procedures and results have been found to be significantly influenced by institutions. जितने भी राजनीतिक जो भी निर्णय लिए जाते हैं और जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सब की सब इंस्टीट्यूशंस, जो अलग अलग सोसाइटी में जो संगठन होते हैं और जो पावर जो एक्सरसाइज करता है, उसके जो संगठन होते हैं, उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, उनके द्वारा उन पर प्रभाव रहता है। ठीक है। The organizations in government that make, uphold and implement laws are known as institutions. ऐसे संगठन जो गवर्नमेंट को बनाते हैं, उसकी पावर को जिसकी पावर जिन संगठन के पास होती है, कानूनों को बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। और अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, हम सोसाइटी में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला ह्यूमन बीइंग जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, वो है फैमिली। फैमिली भी एक तरह का जो है इंस्टीट्यूशन ही बोल सकते हैं, हम उसको संगठन ही बोल सकते हैं। तो आप सबको जैसे कि पता होगा, एज ए ह्यूमन बीइंग वी लिव इन अ सोसाइटी, और सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा परिवार होता है। शादी भी एक तरीके का इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशंस मतलब जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं मनुष्य के जीवन को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और जैसा कि हमें पता ही है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, सरकार जो है लोगों के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में सीधे सीधे जनता को जनता पार्टिसिपेट करती है। The frequently resolve disputes through mediation and establish policies for the social and economic sectors. और ये institutions क्या करते हैं? तो ये इंस्टीट्यूशंस का क्या काम होता है? मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए जो भी सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं, उन पे ये पॉलिसीज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ अगर हम गवर्नमेंट के टर्म्स में इसकी बात कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस की। अब हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद क्या है। संविधानवाद को कभी कभार लिमिटेड गवर्नमेंट के साथ भी, लिमिटेड गवर्नेंस के साथ भी जोड़ा जाता है। लिमिटेड का मतलब कि वो संविधान जो है वो क्या करता है, सरकार की मनमानी पर रोक लगाता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कि जो सरकार जो काम करेगी, जो लोगों द्वारा बनाई जाएगी, स्पेशली डेमोक्रेसी में, वो किसको फॉलो करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं कि किसी भी देश का गवर्निंग जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जो अपॉइंट की जाएगी, जो गवर्नमेंट जो इलेक्ट की जाएगी, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाएंगे, वो अपनी मनमानी से कुछ भी कानून नहीं बना सकते हैं। वो कानून बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उन्हीं के हिसाब से कानून बनाएंगे। तो एक तरीके से ये जो है सरकार की मनमानी पर रोक लगाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद।
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है। उसी के आधार पर जितनी भी जनता जो भी रह रही होती है उनको पावर मिलती है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काम करने की पावर मिलती है। किससे मिलती है? जनता से मिलती है। और जनता को ये राइट कहाँ से मिलता है? ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं संविधान में। तो संविधान एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक लिखित में ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि जो मनुष्य के जीवन, जो संगठित व्यवस्था होती है, जो गवर्नेंस होती है, जो गवर्निंग सिस्टम होता है, उसको काम करने की गाइडेंस मिलती है, उसको काम करने की वहां से पावर मिलती है। और इस संविधान को इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो है हम दो जो है ट्रेडिशंस देखते हैं, दो परंपराएं देखते हैं। एक है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन और ग्रुप लेड टू द टेम्पटेशन टू अब्यूज इट बाय द एनेबलिंग आर्बिट्रेरी रूल विच इज वेयर दिस करप्शन ओरिजिनेटेड। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे लिखे रहते हैं, जिसके हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट जो है काम करती है। अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा कौन सी ट्रेडिशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, वो है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन एंड citizen rights from 1789, a society where rights are secured or separation of powers established has no constitution at all। अगर किसी सोसाइटी में ये पर्टिकुलर जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन एंड सिटीजन्स राइट्स है उसमें लिखा गया है आर्टिकल 16 में, जिस सोसाइटी में राइट्स सिक्योर नहीं है और सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम वहां पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ड्यूरिंग द इंग्लिश वॉर इन मिडल ऑफ द 17th century, the doctrine of mixed government gave rise of separation of powers to defend the combined authority of monarch. The lords and commons are implied by the idea that parliament meant all three, the doctrine of the king in parliament as the sovereign body of the realm। यानी कि जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है उसको लॉ कानून बनाने की पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। और जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसमें क्या होता है कि जो भी अलग अलग जो पावर्स दी जाती हैं वो डिवाइड रहती हैं बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट की जितनी भी अलग अलग ब्रांचेज हैं उनके बीच में जो पावर का डिवीजन रहता है उसको हम एक तरीके से वो बोल सकते हैं लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कानूनी संविधानवाद उसको हम बोल सकते हैं। The separation of the three branches is intended to ensure that those who create the laws are separate from those who are responsible for their interpretation, application and enforcement। तो बेसिकली इसके पीछे जो विचार है वो क्या काम करता है कि जो कानून बनाता है और जो कानून इम्प्लीमेंट करता है और जो कानून को एनफोर्स करता है और जो उसको इंटरप्रेट करता है यानी कि उनको समझाता है, वो उनकी पावर, उनकी शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। अब हम देखते हैं साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? एक तो है पॉपुलर सोवरेनिटी, जो सबसे पहले इसकी विशेषता है वो है पॉपुलर सोवरेनिटी। इसका क्या मतलब है? ऑल गवर्नमेंटल अथॉरिटी ओरिजिनेट फ्रॉम द पीपल, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं वो सब की सब किसके द्वारा बनाई जाती हैं? लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। Any government authority must have the public's approval to be legitimate। गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी को यानी कि प्रत्येक अथॉरिटी को पब्लिक का अप्रूवल चाहिए लेजिटिमेट होने के लिए, कानूनी रूप से सही होने के लिए। और इससे द पीपल गिव द गवर्नमेंट इट्स मैंडेट, लोगों ने गवर्नमेंट को जो है उनके लिए कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ होता है। तो पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब यही होता है कि जो भी पावर है कानून बनाने की वो कहाँ से मिलती है? लोगों से मिलती है। और क्या होती है संविधानवाद की विशेषता? सेपरेशन ऑफ पावर। जितनी भी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जितनी भी गवर्नमेंट की ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट है, उन सब के क्या क्या काम हैं
उन सबको इस लिखित संविधान में लिख दिया जाता है कि लेजिस्लेचर का काम जो है कानून बनाने का है, एग्जीक्यूटिव का काम उनको इम्प्लीमेंट करने का है, और जुडिशरी का काम है टू मेंटेन लॉ, टू प्रिवेल जस्टिस, यानी कि न्याय प्रदान करने का, और ये देखने का कि इंटरप्रेट करने का कि जो संविधान में लिखा हुआ है, जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो कानून इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधानवाद में सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, संविधानवाद की वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं और अकाउंटेबल होती हैं। क्यों होती हैं रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि ज्यादातर जो गवर्नमेंट होती हैं वो किसके हिसाब से काम करती हैं? वो संविधान के हिसाब से करती हैं। तो अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं काम करेंगी तो वो अकाउंटेबल नहीं कहलाई जाएंगी, और इनको जो चुना जाता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, इलेक्शंस के द्वारा चुना जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उनकी बनी रहती है। अगर वो उसको पूरा नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम उनको आने के चांसेस कम रहते हैं उस गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से वो अकाउंटेबल बनी रहती हैं और रिस्पॉन्सिबल बनी रहती हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए होते हैं, जो गवर्नमेंट पावर में आती है, उनको वो पूरे करने होते हैं। नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा? उसको अगली बार वोट नहीं मिलेंगे, स्पेशली जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती हैं उसमें, और अगली बार वो इलेक्शंस में हार जाएंगी और जो उनके पास वो सत्ता में नहीं आ सकेंगी। और एक जो विशेषता है वो है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। जो भी कानून बनाता है ये कानून उस पे भी लागू होते हैं, कानून सबके लिए समान रहते हैं। संविधान के हिसाब से जितने भी लोग हैं वो सब समान हैं, कानून जो भी बनेंगे वो सबके लिए एक बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कानून सबके लिए कोई अगर मिलिट्री ऑफिसर है तो उसके लिए कोई अलग कानून बनेगा, नहीं। उनके मिलिट्री के रूल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन एज ए सिटीजन वो सारे कानून सब पे लागू होते हैं, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई मिलिट्री में है, चाहे कोई किसी भी सर्विस में है। ऑल इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जो न्यायिक व्यवस्था है संविधानवाद में, उसमें अलग से शक्तियां दी जाती हैं। वो अलग से उसका जो है जो कानून व्यवस्था होती है, जो न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र होती है संविधान में, और उसके पर्टिकुलर जो फंक्शंस हैं, उसके जो काम हैं, उसको जो है पहले से ही तय कर दिया जाता है, और इस पर जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है उसका कोई भी उसके कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, संविधान में सबसे बड़ा जो एक जो विशेषता है, और क्योंकि जो संविधानवाद है वो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है, तो संविधान में कौन से इंडिविजुअल राइट्स हैं, व्यक्ति के कौन से अधिकार हैं, उनको लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी जो है लिखे हुए हैं कि जो भारतीय हैं उनके कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके साथ में वो उनको बेसिकली क्या करता है, संविधान उनको अधिकारों को सेफ रखता है। और यहां तक कि भारत के संविधान में ये भी बोला गया है कि अगर जो अधिकार दिए गए हैं उनको अगर सरकार उनका हनन करती है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी प्रोविजन जो है भारतीय संविधान में भारतीयों को दिया गया है। रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये जो है इसमें क्या होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब अ पीपल्स राइट टू डिसाइड द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ देयर एरिया, सच एज बाय एस्टैब्लिशिंग देयर ओन स्टेट और ऑप्टिंग टू ज्वाइन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है स्वयं वो लोग किस पॉलिटिकल और किस लीगल स्टेटस में जो है रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। इसकी जो एक और जो विशेषता है वो सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री के
को जो भी सारे ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, किसके साथ वॉर करना है, किसके साथ संधि करनी है या नहीं करनी है, उसका कंट्रोल किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है। और आप सबको पता ही है पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं उनको कौन चुनता है, उनको कौन इलेक्ट करता है? पीपल, लोग इलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होते हैं और वही कानून बनाते हैं, वही जो है मिलिट्री को इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आपको वॉर करना है, किसी के साथ संधि करनी है, यानी मिलिट्री अपने आप से नहीं कर सकती है। तो सारी की सारी पावर्स कहाँ पे लिखी हुई हैं? संविधान में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है पॉलिसीज गवर्न बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। जो भी पॉलिसीज होती हैं वो पुलिस गवर्न बाय द लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। पुलिस जो है, पुलिस मस्ट ऑनर एंड रिस्पेक्ट एवरीवन्स राइट्स, dignity and freedoms when performing their task, even offenders and those suspected of crimes according to constitutionalism। पुलिस जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उसको भी दायरे में रह करके काम करना होता है। पुलिस जो है वो लोगों की सिक्योरिटी के लिए होती है। जो इवन जो ऑफेंडर्स होते हैं, जिन्होंने क्राइम वगैरह किया हुआ होता है, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। पुलिस उनको भी अपने मनमाने तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती। पुलिस का काम सिर्फ अपराधी को पकड़ने तक का है, सजा सुनाने का काम जो है दूसरी ब्रांच का है। तो इस प्रकार से पुलिस भी एक अच्छा एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। ठीक है, तो ये हमने संविधानवाद की विशेषताएं पढ़ी। अब हम जानते हैं लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन। अगर सिंपल शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊं तो लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाने वाली शाखा, और लेजिस्लेशन का वो प्रोसेस होती है जिसके तहत हम कानून बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेजिस्लेचर को जानते हैं कि क्या होती है लेजिस्लेचर। A government's legislative branch is responsible for passing laws। गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव विधायिका जो होती है वो कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि उसके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेवारी होती है। और इसको रेफर किया जाता है टू द प्लेस वेयर लॉज आर मेड। लेजिस्लेचर को किसके लिए हम यूज करते हैं? जहां पर कानून बनाए जाते हैं, ऐसी जगह। पार्लियामेंट इज डिफरेंट वर्ड दैट इज ऑफन यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की जगह पर हम पार्लियामेंट शब्द भी बहुत बार जो है इसके प्राय के रूप में, पर्यायवाची के रूप में यूज करते हैं। The legislative branch of government, sometimes known as the parliament, is responsible for enacting laws through discussion। पार्लियामेंट पे किसी भी मुद्दे पर डिस्कशंस होते हैं, फिर उसके हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। The legislature, the branch of the government which is responsible for creating laws, every democratic state gives the legislature a very unique and significant role। हर एक जो स्टेट है, हर एक कंट्री ने ये लेजिस्लेचर को एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है। इट इज द बॉडी मेड अप ऑफ द पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेंटिमेंट्स एंड पॉपुलर पावर अक्रॉस द कंट्री। ये जो ब्रांच होती है वो लोगों के द्वारा, उसके रिप्रेजेंटेटिव ही उस ब्रांच में बैठते हैं और वही जो है लोगों के हिसाब से कानून बनाते हैं। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप की लेजिस्लेचर होती हैं। तो बेसिकली लेजिस्लेचर दो टाइप की होती हैं, एक बाई कैमरल होती है और एक यूनिकैमरल होती है। ठीक है, लेजिस्लेचर हैविंग 2 हाउसेस और 2 चैम्बर्स इज रेफर्ड टू बाईकैमरलिज्म। यानी कि जहां पे 2 सदन होते हैं उसको हम द्विसदनीय विधायिका बोलते हैं, और जहां पर एक ही सदन होता है उसको हम यूनिकैमरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, बाई का मतलब होता है 2 हाउसेस, बाई 2 कैमरियल मीन्स हाउसेस। Where there are 2 houses of the legislature, the first house is typically referred to as the lower house and the second house is known as the upper house। और इसका जो पहला जो प्रथम सदन होता है उसको हम अपर हाउस, लोअर हाउस बोलते हैं, जिसमें सीधे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट लोगों के। और अपर हाउस में इनडायरेक्टली जो स्टेट लेजिस्लेचर होती हैं वो उनको अपने इलेक्ट करके भेजती हैं, यानी कि लोकसभा में सीधे के सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और राज्यसभा में
जो राज्य की सरकारें हैं उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, यूके में, फ्रांस में, रशिया में और इंडिया में बाइकैमरलिज्म है, ठीक है। और चाइना में, न्यूजीलैंड में, जिम्बाब्वे में, टर्की में, पुर्तगाल में, इनमें क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ कंट्रीज के। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ लेजिस्लेचर। एक लेजिस्लेचर के क्या क्या काम हैं। सबसे पहला काम है लॉ मेकिंग फंक्शंस। लेजिस्लेचर की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो क्या है, कानून पास करना, और उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिंग, ठीक है। इन द पास्ट लॉज वर आइदर कोडिफाइड बाय द किंग्स एज देयर कमांड्स और डेवलप्ड फ्रॉम कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस टेक्स्ट। पहले में क्या क्या होता था, जो कानून बनाने का काम होता था वो किसके द्वारा किया जाता था, राजा द्वारा किया जाता था, या फिर जो सदियों से चले हुए आ रहे थे रीति रिवाज, परंपराएं, या जो धार्मिक धार्मिक ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से जो है उसी के हिसाब से जो है काम किया जाता था। फिर उसके बाद जब से डेमोक्रेसी आई है, लोकतंत्र आया है, तो लेजिस्लेचर का जो काम है वो काफी बढ़ गया है, और सेपरेटली जो है, क्योंकि क्या है ना, डेमोक्रेसी और ये सब चीजें आने से क्या है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। पहले क्या होते थे, स्टेट राज्य कम होते थे, है ना। अब क्या है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से दायरे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो लेजिस्लेचर का जो प्राइमरी जो काम है वो क्या है, लॉ मेकिंग फंक्शंस, उसके कानून बनाने संबंधी कार्य। द लेजिस्लेचर गिव्स द स्टेट्स विशेष द form of laws and gives them a legal status. The legislative branch translates popular request into binding laws and status. लेजिस्लेचर ही जो है जनता के द्वारा जो डिमांड की जाती हैं उनको कानूनी रूप प्रदान करते हैं। और दूसरा काम जो है लेजिस्लेचर का वो है डिसीजन मेकिंग। जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंट के जो कोई भी काम है, कोई भी पब्लिक इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जरूरतें हैं, उन सब पे कानून बनने से पहले क्या होता है, डिस्कशन होता है। और ये डिस्कशन कहाँ पे होता है, लेजिस्लेचर में होता है। और लेजिस्लेचर का क्या काम है, डिस्कस करना, जनता की जो जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में उनको सोल्व करने के तरीके निकालना, ठीक है। फिर तीसरा इसका है कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंसेस। लेजिस्लेचर के बिना किसी भी कंट्री का फाइनेंस जो है, या स्पेसिफिकली जब जो हम डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो, और अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो बिना लेजिस्लेचर के कोई भी फंड अप्रूव नहीं होता है। यानी कि जो बजट बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो लेजिस्लेचर के द्वारा ही बनाया जाता है, पार्लियामेंट में ही वो प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, पूरा का पूरा क्या हमारी, और जितने भी टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं वो पार्लियामेंट द्वारा ही लगाए जाते हैं। बिना इसके अप्रूवल के ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है, ना ही कोई टैक्स लिया जा सकता है, और ना ही कोई पैसा खर्च किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये कस्टोडियन की जो है मतलब देखभाल करती है लेजिस्लेचर, किसका, पूरे देश का जो धन है उसका, ठीक है। अब बात करते हैं हम, हमने लेजिस्लेचर पढ़ा, अब लेजिस्लेशन पढ़ते हैं। लेजिस्लेशन क्या है, तो साइमन एक जो हम स्कॉलर हैं वो क्या बोलते हैं, लेजिस्लेशन इज द सोर्स ऑफ लॉ एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ कंपोनेंट अथॉरिटी डिक्लेयरिंग रेगुलेशंस। ये क्या, लेजिस्लेशन क्या होता है, सोर्स ऑफ लॉ होता है, स्रोत होता है कानून का। ग्रे डिफाइंस लेजिस्लेशन एज द ऑफिशियल स्टेटमेंट मेड बाय द सोसाइटल लेजिस्लेटिव बॉडीज। यानी कि लेजिस्लेशन क्या है, जो सोसाइटल जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं, जो स्टेटमेंट्स, जो कानून बनाने की, जो बेसिकली हम इसको समझ सकते हैं एक प्रकार से ये कानून बनाने वाली जो प्रोसेस है उसको हम लेजिस्लेशन बोल सकते हैं। लेजिस्लेशन इज डिफाइंड एज क्रिएटिंग और एस्टेब्लिशिंग द लॉ। तो लेजिस्लेशन क्या है, कानून बनाना और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, लेजिस्लेशन बोलते हैं इसको। दिस टर्म इज जनरली यूज्ड इन थ्री वेज। इस टर्म को तीन सेंस में यूज किया जाता है। इन द फर्स्ट सेंस इट कंपासेस ऑल लीगल प्रोसेसेस इन इट्स ब्रॉड
ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन। सबसे पहले ये क्या करती है, इनकम्पासेस ऑल लीगल प्रोसेसेस, सारी की सारी जो इतनी भी लीगल प्रोसेसेस हैं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, ये शामिल होती हैं लेजिस्लेशन में। दूसरा, सेकेंड सेंस में क्या होता है, ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी विल वेदर और नॉट दे आर इंटेंडेड टू बी लॉज। उनको क्या है, जितना भी जो भी उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो क्या करती हैं, लॉ बनाने का काम करती हैं। इन दिस सेंस एवरी लेजिस्लेटिव एक्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स इंटेंट और रिजल्ट्स इज अ फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन। कानून बनाने की प्रक्रिया के संदर्भ में ही लेजिस्लेचर जो है वो काम करती हैं। थर्ड टर्म में लेजिस्लेशन इज यूज्ड स्ट्रिक्टली इन दिस सेंस इट रेफर्स टू द process of creating regulations and laws that will be obeyed and applied by the state courts। यानी कि सबसे आखिरी शब्दों में हम सेंस में लेजिस्लेशन को हम क्या समझ सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है क्या करने की, कानून बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की, रूल्स रेगुलेशंस बनाने की और कानून बनाने की एक प्रक्रिया है, जहां पर जो कि इन कानूनों को सभी के सभी जितने भी एंटिटीज हैं, जितने भी जो स्टेट है, वो क्या करता है, उसको फॉलो करता है। ओनली अ कंपिटेंट लॉ मेकिंग बॉडी कैन क्रिएट दीज रेगुलेशंस और लॉ, और सिर्फ जिसको अधिकार दिया हुआ है कानून बनाने के लिए, वही बॉडी ये कानून और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बना सकती है। द थर्ड यूज ऑफ द वर्ड लेजिस्लेशन इज द मोस्ट ऑफन यूज, दस वी यूज इट here while thinking of it as a source of law। legislation क्या है, एक तरीके से कानून बनाने की प्रक्रिया को हम legislation बोलते हैं। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, अब लेजिस्लेशन जो है कितने प्रकार की होती है। पहला है सुप्रीम लेजिस्लेशन और दूसरा है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। पहला क्या है, सब सुप्रीम। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन हैज बीन गिवन बाय सालमंड। ये एक सालमंड जो है थिंकर हैं, जिन्होंने इनको डिफाइन किया है। और वो क्या बोलते हैं, उसने जो है लेजिस्लेशन को जो डिफाइन किया है, वो किसको देखते हुए, ब्रिटिश लीगल सिस्टम को देखते हुए, उसके जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए डिफाइन किया है। ही व्यूज लॉज एज आइदर सुपीरियर और इंफीरियर। उनके हिसाब से जो कानून होते हैं वो या तो सुपीरियर होते हैं या इंफीरियर होते हैं। द लॉ दैट कम्स फ्रॉम द स्टेट्स हाईएस्ट और सोवरन बॉडी, सोवरन अथॉरिटी, अगर कानून को स्टेट की सबसे ऊपर वाली हाईएस्ट, जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, पावर है, अगर उसके द्वारा बनाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन। और ऐसे कानूनों को ना तो रिपील किया जा सकता है, ना काटा छाटा जा सकता है, ना बदला जा सकता है, ना कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि अगर सुप्रीम अथॉरिटी ने जो कानून बना दिया तो बना दिया, उसको ना काटा छाटा जाएगा, ना बदला जाएगा, वो सब पे लागू होगा। Legislation that originates from a source other than the sovereign power is referred as the subordinate legislation, since it depends on that authority's continuous existence and legality to be valid। हमारे यहाँ पे हम अगर बोलेंगे तो सुप्रीम अथॉरिटी क्या है, हमारे यहाँ पे सुप्रीम पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को में जो लिखे हुए हैं उनको काटने छाटने के लिए भी एक प्रोसेस होती है, अमेंड करने के लिए भी, उसके अमेंडमेंट के लिए भी एक प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद जो पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया, उसको जो नीचे वाली जो ब्रांचेस हैं, उनको ना काटने छाटने की, अल्टर करने की परमिशन नहीं है। यानी कि जो भी बदलाव होगा, जो कुछ भी होगा, वो पार्लियामेंट के दायरे में ही होगा, उससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके जो नीचे वाली जो है सुप्रीम, जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, उसको उसकी जो उसको भी 5 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है सामंड ने। एक है कॉलोनियल लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन, म्युनिसिपल लेजिस्लेशन और ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। सबसे पहला कॉलोनियल लेजिस्लेशन क्या है। कॉलोनियल लेजिस्लेशन में जैसे कि पास्ट में इंग्लैंड में जितने भी जो भी कानून वगैरह बनाए जाते थे हमारे इंडिया में, वो किसके आधार पे बनाए जाते थे, वो इंग्लैंड में जो बैठी हुई थी पार्लियामेंट, जो
वहां का जो राजा बैठा हुआ था उसके हिसाब से जो है कानून वगैरह बनते थे, उनके नाम पे वो कानून बनते थे। ठीक है, कॉलोनीज में जो भी कानून बनाए जाते थे वो किसके, उस क्वीन के हिसाब से बनाए जाते थे, वही सारे उन्हीं के नाम पे बनाए जाते थे। ठीक है, दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। द एग्जीक्यूटिव प्राइमरी ड्यूटी इज टू रन द गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, but it is also combines with certain minor legislative powers that either the parliament has explicitly granted to it or the common law grants it। हालांकि जो एग्जीक्यूटिव होती है उसके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं होता, लेकिन पार्लियामेंट जो है जब उनको बोलती है कि ये कानून आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो कुछ कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो मेजर कानून नहीं बना सकते, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए कानून बनाए जा सकते हैं। म्युनिसिपल लेजिस्लेशन, म्युनिसिपल लेजिस्लेशन क्या होता है, पार्लियामेंट जो है जो पार्लियामेंट विद क्रिएटिंग स्पेशल लॉज दैट हैव नैरो स्कोप एंड जुरिडिक्शंस। कुछ जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं उनको भी कुछ अधिकार दे दिए गए हैं, किसके, छोटी मोटी जो भी चीजें होती हैं उन पे कानून बनाने के लिए। ठीक है, बे लॉज विच आर लॉज क्रिएटेड बाय लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज और अनदर टाइप ऑफ लेजिस्लेशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल का है बाय लॉज। बाय लॉज मतलब उपनियम, कुछ कानून बना दिए, जो मेन जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसके लिए कानून पार्लियामेंट ने बनाए, लेकिन बाय लॉज का मतलब कुछ उपनियम भी बना दिए जाते हैं, उनको छोटे स्तर पर म्युनिसिपालिटीज पे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ये कौन बना सकती हैं, जो म्युनिसिपालिटीज होती हैं वो उस पे छोटे विषयों पर कानून बना सकती हैं। एक है जुडिशियल लेजिस्लेशन। जुडिशियल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो possesses some delegated legislative powers. The competence to create rules for the control of their own proceedings belongs to their higher courts. This is distinct from judicial precedent and it's referred to as judicial legislation। यानी कि जो छोटे हायर कोर्ट्स होते हैं उसके लिए जो बड़े वाले कोर्ट्स होते हैं, जो मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ कानून बना सकता है, किसके लिए, कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए उसके हिसाब से, तो उसको हम जुडिशियल लेजिस्लेशन बोलेंगे। ऑटोनोमस लेजिस्लेशन, the authority to establish norms for the conduct of their affairs belongs to autonomous groups such as colleges। यानी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं सोसाइटी में, जैसे कि कॉलेजेस हो गए, चर्च हो गए, कॉरपोरेशंस हो गए और अदर कोई भी अदर इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको कैसे मैनेज करना है उसके लिए जो कानून बनाए जा सकते हैं उसको हम ऑटोनोमस लेजिस्लेशन बोलेंगे। यानी कि एक कॉलेज का कि कैसे उसको कैसे प्रशासित किया जाएगा, कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसके लिए कुछ कानून बनाए जा सकते हैं, तो उसको हम ऑटोनोमस लेजिस्लेशन बोलेंगे। They are also create these regulations in accordance with the Parliament Act and therefore they too are example of subordinate law। लेकिन ये जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो किसके हिसाब से बनाए जाएंगे, पार्लियामेंट के हिसाब से ही बनाए जाएंगे। यानी कि एक तो जो है सेंट्रल लॉ बनेगा जो सारी यूनिवर्सिटीज पे लागू होगा, जैसे कि इक्वल वर्क इक्वल पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो सबके उसके जितने भी कर्मचारी हैं उनको वेतन समान मिलेगा। ठीक है, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट करनी है तो अपॉइंटमेंट करने के लिए भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए ना। फॉर एग्जांपल किस दिन इंटरव्यू करवाना है, किस किस को कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, उसके लिए भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, तो उससे संबंधित कानून वो कॉलेज बना सकता है। ठीक है, तो ये सबॉर्डिनेट लॉ का ही एग्जाम्पल है। अब हम जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, राजनीतिक दल क्या होते हैं और लोकतंत्र में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है इनकी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। उदारवादी लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है राजनीतिक दल। As early as 1770s, Edmund Burke defined a political party ideologically as a body of men and women united on the basis of their shared political ideas so as to promote the national interest। एडमंड बर्क ने पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक दल को कैसे डिफाइन किया है, कैसे परिभाषित किया है कि एक जो है विचारधारा पर आधारित
मेन एंड विमेन की एक बॉडी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि यूनाइटेड होता है, यानी कि वो एकजुट होते हैं किस लिए? शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज, यानी कि वो एक ही तरह के राजनीतिक विचारों को से सहमत होते हैं। किसके लिए? टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्र हित को बढ़ावा देने के लिए। Some have described as it as the hierarchical political organization that nominates its candidates in an effort to elect them as statesmen to the legislature. कुछ कुछ लोग इसको जो है हायरार्किकल राजनीतिक संगठन मानते हैं, यानी कि पद सोपानात्मक राजनीतिक संगठन, जिसमें वो उसमें उनमें कैंडिडेट्स होते हैं और वो जो है लेजिस्लेचर की कानून बनाने की पावर के लिए बेसिकली क्या करते हैं? इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अब हम देखते हैं कि ये राजनीतिक दलों का प्रचलन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से अस्तित्व में आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इट हैज बीन प्रैक्टिस फॉर पीपल टू बैंड टुगेदर इन सिग्निफिकेंट फैक्शंस और ग्रुप्स टू एडवांस देयर कॉमन इंटरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये तो हमेशा से ही रहा है कि कुछ लोग जो हैं साझे हितों के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि कुछ लोग पर्टिकुलर विषयों पर जो है एकजुट हो जाते हैं और ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से हम इसको ट्रेस करते हैं? यूरोप से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। कहाँ, कब से? एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में हम पाते हैं अमेरिका और यूरोप में इस तरीके की जो राजनीतिक दल हैं वो गठित होने स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पुरानी पार्टीज जो हैं वो है कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है इस पूरे विश्व में मानी जाती हैं। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज को हम अलग अलग टाइप्स के हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मास पार्टीज और कैडर पार्टीज के रूप में हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसकी क्लासिफिकेशंस करते हैं। पॉलिटिकल एलिट्स नोन एज कैडर पार्टीज were focused on running for office and limiting the influence of outsiders who were only expected to help with election campaigns. Mass political organizations tried to enlist new members who could provide funding for the group and who were frequently expected to disseminate the philosophy of the group and help the elections. यानी कि जो कैडर पार्टी होती हैं उसमें एलिट्स होते हैं और वो बाहर के लोग जो आते हैं उनके उस पर रोक लगा देते हैं। लेकिन मास पार्टीज में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती है और ज्यादा से ज्यादा फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है मास पार्टीज में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है उसने पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टीज यानी कि राष्ट्रीय पार्टीज, रीजनल पार्टीज यानी कि क्षेत्रीय पार्टीज और लोकल पार्टीज के रूप में जो है परिभाषित किया है या क्लासिफाई किया है। as per this rule, a party that secures more than 4% of total votes in the previous general elections in at least 4 major states is identified as the national party। यानी कि अगर कोई पार्टी 4% वोट जीत लेती है पिछले वाले जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं या 4 राज्यों में, तो उसको नेशनल पार्टी माना जा सकता है। और बाकी की जो है उनको कैसे, उनको क्षेत्रीय पार्टी मान सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहला है परस्यूइंग एन आइडियोलॉजी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है उस वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी को जो है फॉलो करती है। अ पार्टीज आइडियोलॉजी इज रिवील्ड बाय हाउ इट हैंडल्स वेरियस सोशल इश्यूज। आइडियोलॉजी क्या बताती है कि वो अलग अलग जो समाज में जो इश्यूज हैं उनको कैसे हैंडल करती है। Today's political parties tend to hold similar beliefs, making it difficult for the typical voter to decide which party to support। आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो ज्यादातर एक जैसा ही मत रखती हैं, एक जैसी ही आइडियोलॉजी रखती हैं, जिससे कि वोटर को के लिए मुश्किल हो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करे। Having a common agenda,
पार्टीज क्रिएट देयर एजेंडाज इन अकॉर्डेंस विद देयर इंडिविजुअल आइडियाज, यानी कि हर एक पार्टी का जो है एक एजेंडा होता है, और ये एजेंडा किस पे बेस्ड होता है, जो उस पार्टी में लोग काम कर रहे होते हैं उनके आइडियाज पर। दे सीक टू गेट द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन ऑर्डर टू विन इलेक्शंस एंड कैरी आउट देयर स्ट्रेटजी। और उनका एजेंडा क्या होता है, बेसिकली इलेक्शंस जीतने का और अपने पावर में आने का। टू सेट अप द गवर्नमेंट, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शंस में इसीलिए लड़ती है ताकि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके, और रूलिंग पार्टी बन करके जो भी डिसीजंस हैं पूरे के पूरे देश के लिए वो डिसीजंस ले सके और कानून बना सके। ठीक है, यानी कि राजनीतिक पावर को एक्सप्लोर कर सके, एक्सप्लोइट कर सके। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सरकार के बीच में और लोगों के बीच में एक तरीके से हम बोल सकते हैं लिंक का काम करती हैं, क्योंकि ये पार्टीज ही बताती हैं कि हमें आगे चलकर, अगर आप हमें वोट दोगे तो आगे चलकर हम किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे और इस देश की जो व्यवस्था है उसको कैसे हम व्यवस्थित करेंगे। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो लोगों और गवर्नमेंट के बीच में क्या काम करती हैं, लिंक का काम करती हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या काम है। पहला है कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इलेक्शंस लड़ना और पावर में आना। किस पावर में आना, सरकार बना करके कानून बनाने की पावर में आना। इलेक्टिंग कैंडिडेट्स एंड इलेक्शन कैंपेनिंग, और सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, चुनाव में उतारना, और इलेक्शंस के लिए कैंपेन वगैरह काम भी करने का काम किसका होता है, वो भी काम जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका होता है। फिर है फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक लोगों को जानकारी देना और उनके ओपिनियन। Public opinions are shaped by political parties. They also bring up difficulties that the general population face on it a daily basis. ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जो है जनता के साथ में बैठ करके जनता की बातें सुनती हैं, यानी कि जनता के पास जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाती हैं और वो अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे डिस्कस करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी। गवर्निंग द कंट्री, और ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं और फिर क्या करती हैं, लेजिस्लेशंस को फॉर्म करती हैं और पूरे देश को रूल करती हैं और पूरे देश के लिए कानून बनाती हैं। सेटिंग अप इन द अपोजिशन, और जो पॉलिटिकल पार्टीज को कम वोट मिलते, एक तो जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या बनेगी, वो बनाएंगे अपनी गवर्नमेंट। जिसको कम मिलेंगी यानी कि सेकंड हाईएस्ट जिसको वोट मिलते हैं वो अपोजिशन वाली पार्टी बनती है। और अपोजिशन बनाने के लिए भी, अपोजिशन की गवर्नमेंट बनाने के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। मीडिया एंड द सिविल सोसाइटी, अब हम देखते हैं मीडिया क्या है और सिविल सोसाइटी क्या है। सिविल सोसाइटी एंड द मीडिया हैव बोथ बिकम क्रूशियल फोर्सेस इन particularly practically all spheres of social and political life। हम देखते हैं कि आज के समय में सिविल सोसाइटी और मीडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं मनुष्य के हर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। दे एनकरेज एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ डिसीजंस एंड पॉलिसीज, दोनों ही जो है पॉलिसीज के बनाने में और डिसीजंस लेने में, सब में जो है मीडिया का और सिविल सोसाइटी का हम इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। सिविल सोसाइटी एंड मीडिया बोथ सर्व एज सप्लीमेंट्स टू वन अनदर, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बोथ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशंस, यानी कि सिविल सोसाइटी और मीडिया जो है राज्य के बीच में युद्ध और राज्यों के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सुलझाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। देयर फंक्शन हैज ग्रोन टू बी फेयरली इम्पोर्टेंट, उनके जो फंक्शंस हैं, उनके जो काम है वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं आज के समय में। We shall talk about the two from various aspects, और इसके जो है दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिविल सोसाइटी क्या होता है। Civil society is free, democratic, non-oppressive and legal and has well-developed public realm. सिविल सोसाइटी जो है बेसिकली हम देखते हैं दो स्पेयर्स होते हैं पब्लिक, एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट, यानी कि गवर्नमेंट और एक बिजनेस एंटरप्राइजेस, और उन एक होता है सिविल सोसाइटी, ये तीसरा सेक्टर माना जाता है सोसाइटी का।
सिविल सोसाइटी में जो बेसिकली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और ये जो सिविल सोसाइटी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी वॉलंटरी का मतलब होता है इन्हें कहीं से सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें जो है किसान यूनियन वगैरह और ये सब चीजें काउंट कर सकते हैं सिविल सोसाइटी में, या फिर अलग अलग जो कम्युनिटीज बनी हुई होती हैं हमारी सोसाइटी में, अलग अलग कम्युनिटीज बनाई होती हैं अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के हिसाब से, इसको हम सिविल सोसाइटी में रख सकते हैं। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो भी सिविल सोसाइटी में हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं। काफी हद तक जो एनजीओज होते हैं उनको भी हम सिविल सोसाइटी में रख सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर सोसाइटी में किसी इशू को लेकर के काम करते हैं और बेसिकली वॉलेंट्री काम करते हैं। और सिविल, हालांकि जो एनजीओज होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है, और सिविल सोसाइटी का ऐसा कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है। परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई उनका कोई जो परमानेंट ऑफिस हो, परमानेंट उनका कोई कार्यालय हो और ऑफिस स्टाफ हो, ऐसा कुछ नहीं होता है सिविल सोसाइटी में, और ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। A civil society that fosters the अच्छा public sphere offer room for the alternative social forms and volunteerism between the government and the private people। जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो यही लिखा हुआ है इस लाइन में, कि बेसिकली प्राइवेट और गवर्नमेंट को छोड़ करके एक वॉलंटरी के आधार पर जो बनाए हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसको हम सिविल सोसाइटी में काउंट करते हैं। A civic society, a civil society that fosters a vibrant public sphere opposes a populist or authoritarian society. The civil society emphasizes that the audience is actively expressing themselves freely and participating with the state and its forces. और बेसिकली जो सिविल सोसाइटी है वो स्टेट तक लोगों के आवाज पहुंचाने के लिए काम करती है। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मीडिया। मीडिया क्या है? The popular form of the word media broadly refers to all the forms of communication। जितने भी कम्युनिकेशन के संचार के जो भी साधन हैं, एक बात को दूसरे तक पहुंचाने के जितने भी साधन हैं, जैसे कि चाहे वो रिटन फॉर्म्स में हो या फिर डिजिटल फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से, any kind of information that can reach or affect people is considered media, including television, radio, books, magazines and internet। यानी कि ये सब के सब क्या है? मीडिया है। क्यों है? क्योंकि इनसे इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से बहुत सारे ग्रुप तक पहुंच जाती है और पूरी सोसाइटी में पहुंच जाती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स न्यूज, आर्ट एंड एजुकेशनल मटेरियल। एजुकेशनल मटेरियल, न्यूज और ये आर्ट फॉर्म, ये सब भी मीडिया का ही पार्ट है। इट डिस्क्राइब्स द न्यूमेरियस चैनल्स सोसाइटी यूजेस फॉर कम्युनिकेशन। और सोसाइटी में बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे कि कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। सिंस इट encompasses all forms of communication, the term media can be used to describe anything from a phone call to nightly news or television। हम हर किसी को जो है मीडिया का साधन मान सकते हैं, चाहे वो टेलीविजन से हमें न्यूज मिल रही हो या फोन से किसी को हम फोन कॉल कर रहे हो, ये सब क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मीडिया है, मीडियम है इंटरेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, लोगों को जानकारी देने का मीडियम है मीडिया। लिंकेजेस बिटवीन मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। अब मीडिया और सिविल सोसाइटी के बीच में क्या संबंध है? Nowadays, the media is recognized as a crucial element of the public sphere that gives the civil society a forum for debating and expressing a variety of viewpoints, and in doing so influencing the decisions of the state। जो सिविल सोसाइटी क्या है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है लोगों को अपने ओपिनियन वॉलंटरी काम करने के लिए, और मीडिया जो है सिविल सोसाइटी को एक हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग पिलर हम बोल सकते हैं। सिविल सोसाइटी अपने जो आइडियाज हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू। किसी भी तरह का मीडिया हो सकता है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ सिविल इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में सिविल सोसाइटी कैसे काम करती है? ऑब्वियसली जितने भी जो सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में, उसको सोल्व करने में
उसको खत्म करने में। ठीक है, ज्यादा कुछ इतना इस पे ध्यान देने इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, ऐसे ही आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हो। अब हम देखते हैं मीडिया एंड पीस बिल्डिंग। मीडिया का पीस बिल्डिंग में शांति स्थापना में क्या रोल है। सबसे पहले क्या है, चैनलिंग कम्युनिकेशन। मीडिया के थ्रू ही जो है कम्युनिकेट किया जाता है, उस बारे में जानकारी ली जाती है। कहीं पर मान लो कहीं दंगे हो गए, कहीं पर युद्ध हो गया, कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो गया, तो वहां पर मीडिया क्या काम करेगी, वहां पे मीडिया जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज टू रिसोल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। मीडिया के थ्रू जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज हैं उनके बीच में उसको सोल्व करने के लिए मीडिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एक पार्टी कॉन्फ्लिक्ट पार्टी से दूसरी कॉन्फ्लिक्ट पार्टी तक बातचीत किस प्रकार पहुंचाई जाएगी, मीडिया के थ्रू पहुंचाई जाएगी। तो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज के बीच में चैनल का काम करता है मीडिया। दूसरा है एजुकेटिंग, लोगों को एजुकेट करने के लिए या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उनको एजुकेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए किसका प्रयोग होता है, मीडिया का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होता है कि उनके बीच में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ही तो जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज हैं उनके बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कि जब उसको उन दोनों के बीच में जब बातचीत होगी तभी उनके बीच में कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा तो नहीं होगा बिना बातचीत किए, तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा ना सामने वाली पार्टी क्या सोच रही है। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए, पीस बिल्डिंग में। फिर है करेक्टिंग मिसपरसेप्शंस। कुछ कभी कभार क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज होती हैं उनके बीच में मिसपरसेप्शंस हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, उनको सही करने के लिए मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। मीडिया इनकरेज करती है ऐसे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए। आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग इंटरेस्ट, जो भी जैसे कि इन अ डिस्प्यूट बोथ पार्टीज मस्ट रिकॉग्नाइज ईच अदर्स कोर ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट क्या है जिसके आधार पे लड़ाई हुई है और जिसके आधार पर शांति स्थापित की जा सकती है। पहले वो कोर ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है, और वो कैसे होंगे, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा किसी भी तरह का, या तो वर्बल हो सकता है या रिटन हो सकता है या आमने सामने भी हो सकता है। तो उसमें भी हम क्या है यूज करेंगे, बोलचाल करके बैठ करके बातचीत का इस्तेमाल करेंगे। फिर है इमोशनल आउटलेट। इमोशनल आउटलेट में क्या होता है कि उनको जब एक दूसरे के वो व्यू पॉइंट पता चलेंगे तभी तो उनको उनके बीच में किसी तरह का कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि उसको बेसिकली भावनात्मक रूप से जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करना और पीस बिल्डिंग के लिए तैयार करना, ये काम कौन कर सकता है, मीडिया कर सकता है। कंसेंसस बिल्डिंग। कंसेंसस बिल्डिंग का मतलब होता है to end a dispute, the two sides must dismiss the concerns of their supporters. The media enables leaders in a crisis to save face and force a consensus by publishing what they say, even reaching out to refugees and exiles in distant locations. Consensus मतलब सहमति बनाना उनके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज के बीच में। फिर है encouraging a balance of power. Conflict parties must feel that they will be taken seriously if they meet the opposing side in negotiations, regardless of the inequalities. Negotiation is encouraged by good journalism because it is objective and balanced. It considers all angles. It promotes a balance of power so that complaints may be heard and resolutions can be found. दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना, कि एक पार्टी जो है क्या चाहती है, दूसरी पार्टी क्या चाहती है, उसमें बैलेंस होना चाहिए, उनके जो व्यू पॉइंट है उनमें बैलेंस होना चाहिए। तो ये काम कौन कर सकता है, मीडिया कर सकता है। तो आज की ये हमारी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारा पेपर है उसकी
थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई है, इसकी एक यूनिट और बची है, उसकी भी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।